Assalamu alaikum YouTube students and live class students. This is Sir Abdul Samad Siddiqui of the Virtual Education Institute. आज का हमारा टॉपिक है ओ लेवल मैथ्स 4024 का टॉपिक एंगल एंड सर्कल प्रॉपर्टीज। तो एंगल एंड सर्कल प्रॉपर्टीज का एक लेक्चर और दिया था मैंने पुराना, जिसमें मैंने आप लोग बेसिकली कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बताई थी। एक प्रॉपर्टी बताई थी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की, एक एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन, और जो एंगल्स सर्कल बनाते हैं आपस में उनका सम 360 होता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी जो यहाँ पे लेबल्ड है। और बाकी इसके अलावा मैंने टाइप्स ऑफ एंगल बताया था शुरू क्लास में। अब लास्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये करते हैं, वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन नंबर कौन सा करवाया था कल, 7, आज 13 करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज है, अनस और शामिल नोट कर लो, बुक वन चैप्टर नंबर 10, एक्सरसाइज 10A, और इसका क्वेश्चन नंबर 13 ये करवा रहा हूँ। मैं भेज दूंगा, याद दिलाना आफ्टर क्लास। अभी मेरी एक और क्लास होगी इसके बाद, तो उसमें तो मैं नहीं खैर भेज सकूंगा, लेकिन मैं कल इंशाल्लाह भेज दूंगा। पार्ट 1 बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो पहले तो देख लेते हैं भाई क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अक्सर ऐसा होता है स्ट्रेट लाइन के जो क्वेश्चन होते हैं, स्ट्रेट लाइन के नहीं मतलब एंगल्स के जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन आपको रिटर्न फॉर्म में होती है, तो रिटर्न फॉर्म वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ लिया करें। ये बोला ए ओ बी एंड सी ओ डी आर स्ट्रेट लाइन्स। एक मिनट रुकना। तो क्वेश्चन बोले ए ओ बी और सी ओ डी जो है वो स्ट्रेट लाइंस है। ए ओ बी कह रहा है बेसिकली ये लाइन ए बी है, ओ तो बीच में पॉइंट आ रहा है, और लाइन सी डी है, ये स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन से क्या हमें पता चलता है कि स्ट्रेट लाइन है तो इन पे जो भी एंगल्स होंगे उनका सम 180 के बराबर हो। ठीक है, इसके अलावा इंटरसेक्टिंग लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कल। ठीक है, अगर दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैंने सम की प्रॉपर्टी बताई थी, और इसके अलावा तीसरी प्रॉपर्टी क्या बताई थी कि सर्कल में जो एंगल बन जाए, आप देखो कि सारे एंगल मिला के सर्कल में, ये तो तोड़ दिया है ना मैंने एंगल्स, तो इनका सम 360 के बराबर होगा। अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट करी, ए बी और सी डी। तो मैं बेस्ट में ये कहूंगा जब तक आप फेमिलियर नहीं हो जाते एंगल और सर्कल प्रॉपर्टीज से, तब तक ए बी और सी डी स्ट्रेट लाइन है, तो इनको अलग से बना एक आइडिया मिल जाएगा। ये जो है 6x है आपका, ये बराबर होगा किसके, इसके। लेकिन याद रखें इसके अंदर भी दो एंगल्स आ रहे हैं, एक 34 डिग्री और एक 186 माइनस 4x। तो रिमेंबर कि ये पूरे एंगल के बराबर है, मतलब 6x बराबर है 34 प्लस 186 माइनस 4x। फिलहाल हम इसकी बात करें। वेट शामिल क्या बोल रहे हो तुम लोग। तो ये अब आप क्या करोगे, इसमें 6x लिखोगे, ये बराबर होगा किसके, 34 प्लस 186 माइनस 4x। ठीक है, किस एंगल के तहत हम ये कर रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो इसलिए हम इन्हें इक्वेट कर रहे हैं। वजह पता होनी चाहिए, इस तरह का रेफरेंस लिखना पड़ता है आपको पेपर में वरना मार्क्स नहीं मिलते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लिखना पड़ता है। तो 6x माइनस 4x इस तरफ आके प्लस 4x आ जाएगा, कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ। 34 प्लस 186 हो जाएगा 220। चेक करते जाना भाई वर्किंग, सब लोग जो जो क्लास में है सब चेक करते हैं वर्किंग सही हो रही है। और x को मैं यही रहने दूं, 220 डिवाइड कर दूं 10 से, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये 22। हाँ भाई यहाँ तो पॉइंट क्लियर है, आगे आते हैं। अब मुझे पता ही है एंगल क्या है, 3y है। सही है, और मुझे एक और बात क्या पता है, सम ऑफ एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें, इसको पहले लिख देते हैं। ये पहले पार्ट का आंसर है, पहले पार्ट का ही आंसर चलेगा भी, आगे सॉल्यूशन है। अब y निकालना है। मैं क्या कह सकता हूँ कि 34 प्लस 186 माइनस 4x प्लस प्लस 3y।
3y बराबर है 180, ठीक है। Why can I say this? Because angles in a straight line, ठीक है। अब मैं प्लस करूं, मतलब मुझे x की वैल्यू पता है अब यहाँ पे, तो 34 प्लस 186 हो गया। अच्छा 34 पर 186 ऊपर किया था, 220 आएगा, 220। और -4x की जगह क्या आ जाएगा, 22 प्लस 3y, y की वैल्यू हमें निकालनी है, -220 -88। भाई तुम लोग भी जरा एक्टिव हो जाओ, जवाब ही नहीं आ रहा है चैट पे, या तो कैलकुलेटर नहीं लेके बैठे हो। 132 डिग्री, 132 डिग्री आ जाएगा, प्लस 3y इज इक्वल टू 180। 3y को यहीं रहने देंगे, 180 -132 करेंगे, 3y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा भाई 48। y इज इक्वल टू 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारे वैल्यूज क्या है लास्ट में, x इज इक्वल टू, पहले पूरी सबकी वैल्यूज निकाल लीजिएगा, लास्ट में आंसर लिखेंगे इस तरह, x इज इक्वल टू 22 डिग्री, कॉमा y इज इक्वल टू 16 डिग्री। अभी इसे आदत डालें तो ए लेवल में जाके मुश्किल नहीं हो, ओ लेवल में तो आंसर स्पेस गिवन होता है। क्लियर है यहाँ तक, कोई मसले की बात नहीं है, इजी क्वेश्चन था। बस हाँ ये नहीं किया जाएगा, ये एंगल नहीं भूलिएगा बस इसके साथ, ये 6x जो है वो पूरा बराबर है इस एंगल का। सेकेंडली मुझे कोई बच्चा बताया कि 3y मतलब y की वैल्यू निकालने का कोई और तरीका था। हाँ, एनी स्मार्ट स्टूडेंट है, कोई और तरीका था y की वैल्यू निकालने का? माइक खोल सकते हो भले से। हम्म, नहीं आ रही बात समझ? हाँ मेरे पास है। हाँ बोलो। 360 -3y। 316 -3y क्या मतलब? नहीं थ्री नहीं वाई नहीं के नहीं, y की तो वैल्यू हमें निकालनी है ना, यू आर नॉट अंडरस्टैंड माई पॉइंट, मुझे यहाँ y की वैल्यू निकालनी, मैंने यहाँ तक किया है क्वेश्चन, सपोज दैट मैं यहाँ तक किया है क्वेश्चन, मैं पूछता भाई y की वैल्यू निकालो, तो मैंने तो एक तरीका करके दिखा दिया, किस तरीका, स्ट्रेट लाइन के एंगल्स 180 डिग्री के बराबर होते हैं इनका सम, कोई और तरीका तुम्हें नजर आ रहा है? टेक अ मिनट, 1 मिनट ले लो, सोच लो। कोई और तरीका? हाँ। बोलो। आ, घबराओ नहीं, खाता नहीं हूँ मैं इंसानों को, तो बताओ क्या करना। 3y और 3y डिग्री तो 34, वो क्या कहते हैं? नहीं 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 अनस, ऐसा नहीं होता, जब तक कि मैं इसे, ये नहीं होता कि आज यूं बना हुई है लाइन और यहाँ पे एंगल्स बने हुए हैं तो ये इक्वल है, तो ये थोड़ी खुद देख लो, खुद देख लो, मैं गलत नहीं बोल रहा। यहाँ पे अगर मैं ये एक एंगल बना दूं, कितने डिग्रीज का, लेट से 22 डिग्रीज का, तो ये एंगल जो होगा वो, मुझे नहीं पता किसके बराबर को, लेट से ये 70 डिग्रीज के बराबर होता है, तो 70 प्लस 22 99, नहीं 99, हाँ 92, सॉरी 92। और ये वाला एंगल किसका निकलेगा फिर हमारा 88 डिग्री निकलेगा। कहाँ इक्वल निकल, 88। बिल्कुल सही है, हालांकि ये क्वेश्चन इनका सम भी 180 के बराबर होगा। तो हमें ऐसा पता क्या चला कि जरूरी नहीं है कि वो हो, कि ये एंगल्स बराबर हो, तुम क्लोज थे। हाँ हम एक और कर सकते हैं, एक और क्या बोलो? चीज। 34 और 186 -22 को 88 -86 -22 को 180 से माइनस करें। हाँ नहीं, गलत, सारे गलत बोले, वो तो वही चीज है ना, तुम उसको ट्रांसफर करके यहाँ बोल रहे हो, तरीका तो सेम है। अब सुनो मेरी बात, दूसरा तरीका क्या है, मैंने कहा था वर्टिकली अपोजिट है, क्या मैं कह सकता था ये जो 3y का एंगल है, अब मैं जो ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, ये क्रॉस के इस साइड के एंगल के बराबर होगा 3y, तो जी। कैन आई से दैट कि 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री?
एक्स की वैल्यू हमने निकाल दी थी 22 प्लस 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3y यहीं रहने दो, 180 माइनस हो जाएगा 132। 3y इज इक्वल टू 48, y इज इक्वल टू 60। तो ये भी एक तरीका था निकाल लेकिन अंडर 6x+3y कैसे हो सकते हैं 180 डिग्री? स्ट्रेट लाइन पे है ना, एंगल से स्ट्रेट लाइन पे है ना। हाँ। तो 3y को मैंने ट्रांसफर कर दिया ना, ये एंगल और ये एंगल तो बराबर है ना आपस में, तो 3y को यहाँ ट्रांसफर कर दो। हाँ। और अब एक और तरीके से भी निकाल सकते थे, तो इन सब का सम लेते और इक्वेट कर देते 360 से। तो मल्टीपल वेज थे यहाँ पे निकालने। आई बात समझ। हाँ। और ये एंगल और साइकिल प्रॉपर्टी में होता ही यही है कि मल्टीपल वेज होता है। तो फाइंड, अक्सर अक्सर क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो हो ही पाते हैं एक तरीके से। अच्छा भाई, ये हमने कर लिया क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। बोले फाइंड द ऑब्ट्यूज एओडी एंड रिफ्लेक्स सीओई। लेट्स सी, एओडी, एओडी ऑब्ट्यूज एओडी निकालना है। ये तो बहुत आसान दिया है सर। एओडी निकालना है और क्या निकालना है, रिफ्लेक्स सीओई निकालना है। सीओ, चलो अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट फर्स्ट वी फाइंड ऑब्ट्यूज एओडी। कोई मसले की बात नहीं है मेरे ख्याल से, ये तो तुम लोग खुद भी कर लोगे। 34 प्लस 186 माइनस 4x बराबर होगा एओडी एंगल के। पर अभी मैंने दिखाया है, दोबारा दिखा देता हूँ, रुक जाओ। प्लग इन कर दो वैल्यू ऑफ x। 34 प्लस 186 माइनस 4x वैल्यू आई थी 22। एओडी क्या आ जाएगा, 34 प्लस 186 माइनस 88। कोई बच्चे करके दिखा दो मुझे क्या आ रहा है। सर 82 सर। 82 कहाँ, कहीं भी नहीं आ रहा है 82। वो 4 मल्टीप्लाइड बाय 22 का सर बताया। 132, ठीक है, सही है आनस। शाबिर तुम जो बात कह रहे हो, रुक जाओ 2 मिनट सबर। अच्छा, एक्स वाई की वैल्यू निकाली, एओडी की वैल्यू निकाली। कोई मत, एओडी बस नाम पढ़ना आना चाहिए। ये ए पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है और डी पॉइंट है, इनके दरमियान में एंगल बन रहा है। मैंने कल अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि आपके सीआईज वाले इस तरह नहीं देते हैं कि इस तरह का एंगल दिया हुआ और बोला हो भाई ऑब्ट्यूस एंगल निकालें। तो इतना नहीं करते मतलब सीआई वाले। हाँ, स्केलिंग पे डायग्राम नहीं बनी होती, हो सकता है 90 डिग्री उसको उन्होंने उस इस तरह बनाया हो थोड़ा सा। बट आप फिर भी देख लेते हो एक्यूट कौन सा है और ऑब्ट्यूस कौन सा है। तो मुझे यहाँ साफ दिख रहा है कि दिस इज ऑब्ट्यूस है। ठीक है, अब निकालना था हमें रिफ्लेक्स सीओई। 2 मिनट रुको, लेट मी ड्रॉप अदर थिंग्स। रिफ्लेक्स सीओई, रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है पहले तो ये देख लो। 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। ठीक है, सीओई का कौन सा एंगल है, सीओई। ये एंगल तो हमें पता है, दिख रहा है कि या तो मतलब थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है, बट ये एक्यूट एंगल होगा, देख सकते हो तुम लोग, शेप से लग रहा है। तो मैं जाहिर सी बात है इस एंगल को निकालूंगा तो जो है मुझे नहीं मिलेगा। रिफ्लेक्स 180 से बड़ा और 360 से छोटा तो नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैंने एक चीज और बताई थी कि अगर एक एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूस एंगल बनाओ, उसके पीछे वाला एंगल ले लें, तो दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्स एंगल विच इज गिवन इन योर बुक 1। मैं शेयर कर दूंगा अनस तुम्हारे साथ, ये वाली डायग्राम गिवन है। तो देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने रिफ्लेक्स एंगल किस तरह दिखाया है, तो मैं इस तरह कि एक्यूट एंगल है उसके पीछे रिफ्लेक्स एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है उसके पीछे कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। तो द सेम गोज फॉर हियर कि जब सी ओ ई इज हमने देख लिया, जो हम जनरल ये तो नहीं होगा ना हमारा रिफ्लेक्स एंगल, तो हम पीछे वाला एंगल लेंगे ये पूरा। इन सब का सम कर लो। 6x थोड़ा छोटा बना लेते हैं, 6x प्लस 3y प्लस 186 माइनस 4x। 6x प्लस 3y प्लस 186 माइनस 4x इज इक्वल टू
नहीं बल्कि ये निकालना है। y और x की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू 16 है। मैं जब ये स्टेप खत्म करूं इससे पहले मुझे आंसर चाहिए, जो कि नहीं आया अभी तक। अच्छा, x की वैल्यू भी पुट करने की, यहाँ भी x की वैल्यू पुट करोगे 22, यहाँ y की वैल्यू पुट करोगे 18 आई थी ना, y की वैल्यू क्या आई, 16। 16 यहाँ पे 186 -4 और 20। हुआ ये। 278। अनस भरोसा कर रहा हूँ तुम पे, गलत नहीं होना चाहिए। 278 डिग्री आ रहा है आंसर। ठीक है, तो हमारा ये रिफ्लेक्स सी, अच्छा लिखोगे भी इसी तरह ना, रिफ्लेक्स सी। अच्छा, अब तुम लोग के एक डाउट आ सकता है और बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब तुम लोग यहाँ से कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हो जब नॉर्मल एंगल वो निकालने को कहता है। अब तुम क्या कंफ्यूज हो गए कि सर ये, अब इसने अगर यूं दिया हुआ है और बोला है भाई एंगल ए ओ डी निकालो, दिस इज नॉट 90, मतलब मैंने बना दिया इसी तरह का रैंडम एंगल, तो एओडी निकालो, तो सर रिफ्लेक्स एओडी निकालना है या ये वाला एओडी। तो जब वो सिंपल एओडी बोलेगा ना तो हमेशा ये एंगल निकालना होगा। 98% क्वेश्चंस में वो यही बोलता है कि भाई अगर आपको वो उसे निकलवाना होगा रिफ्लेक्स एंगल, तो वो बोलेगा रिफ्लेक्स एओडी निकाल। ठीक है, और इसी तरह आपकी ट्रिग्नोमेट्री में मैं पढ़ा चुका हूँ तो बता रहा हूँ। जब वो कहता है ना कि निकालें एंगल, एंगल यहाँ पे ए ई बी। अब ए बी एंगल कुछ इस तरह का है कि ये है ए बी, नहीं बल्कि ए बी नहीं, जो एक एग्जाम्पल थी मैं देखता हूँ फिर बताता हूँ। अच्छी एग्जाम्पल थी, उसमें इस तरह का कुछ सिचुएशन आई थी कि एक्यूट एंगल भी एक आ रहा था और ऑब्ट्यूस एंगल भी आ रहा था। अब बच्चे कंफ्यूज के सर लिखना कौन सा आंसर है, क्योंकि साइन की साइक्लिक प्रॉपर्टी थी उसमें, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि समझ आ जाए, उससे रिलेट कर सको। तो उसमें मैंने यही कहा था बच्चों से कि लिखा हुआ होगा कि ऑब्ट्यूस एंगल निकालना है, तो साइन के साथ भी सेम चेक करो, इसके साथ भी वो रिफ्लेक्स आपको बताएगा कि रिफ्लेक्स निकालना है। ठीक है, कंफ्यूजन में नहीं डाल। जब भी आपको नॉर्मल अगर बोले कि भाई एंगल ए बी सी निकालो, तो डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज ऑब्वियसली दिस एंगल। आ गई बात समझ यहाँ तक? आई वांट रिप्लाई। आ गई बात समझ? ठीक है, आगे अब चलते हैं। कॉन्सेप्ट है पैरेलल लाइंस का। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे कोई जहीन बच्चा बताए पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या होती है। वैलिड डेफिनेशन चाहिए, मैं जिस पॉइंट को ढूंढ रहा हूँ जिसने बता दिया दिल खुश हो जाएगा। व्हाट आर पैरेलल लाइंस? अनस, शामिर, किसी को नहीं पता पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? सर एक मिनट रुक जाए, वो मैंने पीछे लिखा हुआ है, एक मिनट देख ओके, आई एम वेटिंग। हाँ लो। हाँ सही है ना, बिल्कुल सही है। लाइंस दैट डोंट इंटरक्रॉस ईच अदर एंड गो इन वन लाइन नेक्स्ट। तो एक ही बात को तुमने दो दफा कह दिया, लेकिन गुड अप्रोच। तुमने वो पॉइंट बताया जैसे पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। बड़ी बड़ी रेफरेंस मिलेंगी बट पैरेलल लाइंस का मेन कॉन्सेप्ट है पैरेलल लाइंस आर द लाइंस विच डू नॉट मीट। इंटरक्रॉस का लफ्ज सही है ना, लिखोगे। देखिए तुम बात को थोड़ा सा बस रिपीट किया है, बाकी बिल्कुल डेफिनेशन सही है। लाइंस दैट डोंट इंटरक्रॉस ईच अदर यहाँ तक लिख देते बस, इट वुड हैव बीन एनफ। देखिए तुमने बोला एंड गो इन वन लाइन नेक्स्ट टू ईच अदर, तो बात सेम है। बट अ गुड अप्रोच, शाबाश। तो ये लाइंस कभी भी मीट नहीं कर सकती, जस्ट लाइक द रेलवे ट्रैक कि पैरेलल लाइंस। अब हम, अच्छा मैं चलो यहाँ से शुरू करता हूँ। कॉन्सेप्ट बना रहे हैं पैरेलल लाइंस का, और याद रखो कि इस नोट्स बनाते रहो। और मैंने बता दिया कि जो बच्चा सही नोट्स बनाएगा उसका मैं डालूंगा पोर्टल पे इंशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा नीचे कर लेते हैं बिकॉज आई हैव टू बल्कि
तो पैरेलल लाइंस की सबसे अच्छी डेफिनेशन यही है कि लाइंस विच डू नॉट मीट, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। बाकी इनमें कोई ऐसी खास बात नहीं होती। डू नॉट मीट का मतलब है कि इनका डिस्टेंस हर जगह सेम रहेगा। आप 10 किलोमीटर आगे भी देख लो, इसके बनाता जाऊं 10 किलोमीटर हो जाए इसको बनाते बनाते, तब भी इसका डिस्टेंस इन दोनों लाइन का कांस्टेंट रहेगा। तो बहुत छोटे मुख्तसर बात में कि कभी मीट नहीं करें। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं समझना कि सर इस तरह की एक लाइन आए और इस तरह की एक लाइन आए और इन दोनों को मीट कर ले, तो ये दूसरी लाइन आ रही है, ये खुद मीट नहीं कर रहे। खुद मीट करेंगे तो इन्हें ज्वाइंट कोई और लाइन, ये भी दूसरी लाइन हो गई, तो ये लाइन कभी मीट नहीं करेंगे। मीट किस तरह की लाइन करती है, ये लाइन जा रही हो और ये कोई लाइन आ रही हो, ये मीट कर लेंगे आपस में। या ये लाइन जा रही हो, ये लाइन जा रही हो, आगे मीट करेंगे। यहाँ पे तो पॉसिबली मीट नहीं करेंगे, आगे जा जाके मीट करेंगे, बट दे विल मीट। इट इज लुकिंग लाइक दे विल मीट। तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी क्या हो गई कि पैरेलल लाइंस ऑन द लाइंस डू नॉट मीट। मैं लिख नहीं रहा हूँ, शायद याद रहेगा तुम लोगों को। दूसरी बात यहाँ पे ये समझ लो, दूसरी बात यहाँ पे ये समझ लो कि पैरेलल लाइंस को जो भी लाइन कट करती है उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस का सिंबल इस तरह का होता है, या तो देखो यूं बना दो, ये पैरेलल लाइंस का सिंबल हो, इस तरह बना दो, डबल एरो से शो कर दो। ठीक है, अब बच्चों को कंफ्यूजन्स क्या होती हैं मुझे बताने दो। पैरेलल लाइंस की कंफ्यूजन ये होती है कि सर अगर एक लाइन इस तरह आ रही है और एक लाइन इस तरह आ रही है, तब भी ये पैरेलल है, बिकॉज दे विल नेवर मीट। मैंने ये थोड़ी कहा था कि एक दोनों लाइन सेम लेंथ की होनी चाहिए, या एक छोटी नहीं हो सकती दूसरे से, बिल्कुल हो सकती है। बल्कि ये भी हो सकता है, बल्कि ये भी हो सकता है कि एक लाइन ऐसे आ रही हो, एक लाइन एक मिनट, सीधी लाइन होगी ऑब्वियसली, एक लाइन इस तरह की आ रही हो और दूसरी लाइन यहाँ आ रही। दीज लाइंस आर आल्सो पैरेलल। हालांकि देखो उसके पीछे से शुरू हो रही है, लेकिन जरूरी थोड़ी कोई कनेक्शन। अच्छा, बहर कमिंग बैक टू द पॉइंट कि एक ट्रांसवर्सल होता है जो कट करता है पैरेलल लाइंस को। ठीक है, ट्रांसवर्सल के साथ कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। इसके साथ ये समझ लो कि अगर तीन पैरेलल लाइंस को कोई लाइन कट करी है तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। चार को कट करी है तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। अब तीन अल्फाबेट याद कर लो जो यहाँ काम आएंगे। एक है एफ, एक है सी, और एक है जेड। अब इनका नाम एफ सी जेड नहीं है, रेफरेंस के लिए मैंने आसानी के लिए याद कर, क्योंकि नाम याद करने में टाइम लगेगा। एरोज मैंने इस तरह शो किए हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि इसी तरह के एरोज हो भाई, इस तरह के भी हो सकते। ठीक है, उल्टे भी हो सकते हैं, कोई ऐसा पाबंदी नहीं। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझना, पहले हम बात करेंगे सी प्रॉपर्टी। मैंने कहा ट्रांसफर से कट कर रही है, ये जो है दो पैरेलल लाइंस हैं एक्चुअली, इन जिनको ट्रांसफर से कट कर रही है। तो एक एंगल बन रहा है ये ए, अभी दिखाऊंगा भी क्वेश्चन में किस तरह बनेगा। तो इनका सम हमेशा बराबर होगा 180। कमिंग टू द जेड प्रॉपर्टी, एफ बाद में लास्ट से समझाऊंगा। जेड के जो ये एंगल बन रहे होंगे इसके आर्म पे, लेट्स से एंगल ए एंड एंगल बी, दे विल ऑलवेज बी इक्वल। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे एंगल ए नहीं लिखा, माय बैड। और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। लास्ट थिंग, एफ प्रॉपर्टी। यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है याद करना, लेकिन मैं अच्छा मेथड सिखा रहा हूँ। अंदर का एंगल बाहर के एंगल से बराबर होगा, बाहर का एंगल अंदर के एंगल से बराबर। पहले लेटर्स हम अलॉट कर देते हैं टू दीज एंगल्स। अंदर का एंगल, मतलब एफ के अंदर का एंगल डी है, वो बराबर होगा बाहर के एंगल ए से। मतलब एंगल डी बराबर होगा एंगल ए से। टेक योर टाइम, सी इट फर्स्ट। एंगल सी जो है अंदर का एंगल है, वो बाहर के एंगल से बराबर के बराबर होगा। बस ये कंफ्यूजन नहीं करना, सी और ए इक्वल नहीं होता। और बाहर का एंगल अंदर के एंगल के बराबर होगा, मतलब एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के, ऑलरेडी शोन। एंगल डी बराबर होगा एंगल ए। अगर मैं बहुत बेसिक एग्जांपल दूं ना इसके, क्योंकि ऊपर बहुत सारे लेटर्स हैं, कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो यूं समझ। एक एफ बना है, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है।
तो समझ लो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल। क्लियर? जल्दी बताओ तब आगे चलो। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब देखिए एफ सी जेड नहीं लिखना होगा पेपर में, ये याद करने के लिए है चीज। यहाँ पे आप लिखोगे, हाँ मैं रिवाइज करवाऊँ, इसके साथ सर्कल प्रॉपर्टी भी इंक्लूड करूंगा ना। और शामीन ने नहीं पढ़ा हुआ था, मैंने कहा था ग्रुप में थोड़ा सा ये होता है मसला कि करना पड़ता है। शामिर को फ्रैक्शन आते थे लेकिन ही पेशेंटली वो वेट किया तुम्हारे लिए, तो अब तुम थोड़ा सा वेट करो। इंटरनल एंगल्स ये कहलाएंगे सम ऑफ, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, इंटरनल नहीं, इंटीरियर, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है ये है एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। क्या बोल रहा हूँ मैं, इंटीरियर एंगल और ये ऑल्टरनेट एंगल। ये इंटीरियर एंगल है, ये ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी है। सही है, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल। लेकिन लेट मी क्रॉस चेक फ्रॉम बुक, मैं कुछ गलत ना बता दूं। नाम है ना, नाम के ताकत से गलत ना बता। ये करस्पॉन्डिंग एंगल। इंटीरियर एंगल तो याद हो जाएगा आसानी से, अंदर के एंगल तो इंटीरियर, इंटरनल नहीं लिखना बस, याद रखना क्योंकि ट्राइंगल वगैरह के साथ वो यूज करे होते हैं तो इंटीरियर लिखना है। ऑल्टरनेट एंगल भी इजी है, करस्पॉन्डिंग एंगल देख लेना। लेट मी ऑल्सो क्रॉस चेक, इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पे आपकी बुक में भी दीप बना हुआ है, इंफॉर्मेशन के टॉपिक में एफ सी जेड इतना एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन ये भी देख सकते हैं। लेकिन बुक से अच्छा है कि आप अपने नोट्स में, ठीक है, साफ दिख रहा है। लेकिन देखिए मैंने यहाँ एक्सप्लेन भी कर दिया, एंगल ए और एंगल बी का नाम देखो। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा अब मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा इस पे, आई एम मूविंग डायरेक्टली टू द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, उससे काफी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने के 1% चांस, लेकिन ये समझाने के लिए अच्छा क्वेश्चन। वो बोले इन द फिगर, अच्छा ये देखिए पैरेलल लाइंस की इससे सिंबल बनाया हुआ है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, पढ़ेंगे इस तरह, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी लाइन के, ठीक है भाई बात समझ आ गई। लिस्ट, अब यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल आ रहे हैं, ट्रांसवर्सल आपस में पैरेलल होना कोई शर्त नहीं है, ट्रांसवर्सल आपस में पैरेलल नहीं होंगे तो बस पैरेलल लाइंस को कट करेंगे। अब बोले लिस्ट डाउन टू पेयर्स ऑफ इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल्स, टू पेयर्स ऑफ इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मींस एफ प्रॉपर्टी, एफ प्रॉपर्टी। इससे पहले एक चीज बताता चलूं बिकॉज दिस इज मैथ्स, तो ये अंग्रेजी आप यूं ना समझिएगा कि ये इसी तरह जेड आएगा। जेड किसी भी तरह बन सकता है बिटवीन पैरेलल लाइंस, इस तरह एन बन गया या फिर इस तरह जेड बन गया, ये उल्टा जेड बन गया, तो किसी भी तरह जेड बन सकता है। एफ के साथ भी सिमिलर चीज है, उल्टा एफ भी बन सकता है, नीचे एफ भी बन सकता है, बस एफ होगा। आप अगर उसे देख लोगे अपने सहमे से पलट दोगे तो एफ होगा। यहाँ देख लेते हैं। अच्छा एफ जरूरी नहीं है ये स्ट्रेट लाइन हो और फिर ये दो डंडियां निकली, हो सकता है एफ इस तरह का हो, किसी भी तरह का एफ हो सकता है, जेड हो सकता है, सी। एफ यहाँ पे देखो एक ट्रांसवर्सल अगर मैं ये लेता हूँ, ये ट्रांसवर्सल पी क्यू, तो मुझे क्या मिलता है, ये एक पहला और ये दूसरा, ये एफ बन रहा है। मैंने क्या बताया था, अंदर का एंगल बाहर के एंगल से बराबर होगा। अब मैं मिटा रहा हूँ सब, अब देखो पी डब्ल्यू एक्स या पी डब्ल्यू बी, इट्स अप टू यू। जरूरी नहीं है पी डब्ल्यू एक्स लिखो, जरूरी नहीं है पी डब्ल्यू बी लिखो, आपके ऊपर है, आप कोई सा भी एक लिखो। पी डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू, इज इक्वल टू किसके, पी वाई जेड। फिर मैं वही बात बोलूंगा, पी वाई डी लिख लो या पी वाई जेड, एंगल सेम, पहला पेयर मिला है, ठीक है। और इसने कहा था टू पेयर ऑफ इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल, इस तरह लिख लो या इन्हें ब्रैकेट
ब्रैकेट बना के इस तरह लिख लो, पी डब्ल्यू जेड कॉमा पी वाई इट्स अप टू यू। बुक में शायद इस तरह दिया हुआ। दूसरा क्या, कौन सा एंगल मिलेगा भाई? चलो अब दूसरा एफ ले लेते हैं, एक ही एफ पे काम नहीं करते हैं ताकि तुम लोग की प्रैक्टिस अच्छी हो। अगर हम ट्रांसवर्सल आर एस को देखें तो इस तरह का एफ बन रहा है, मतलब ये एंगल बराबर होगा इस एंगल का, ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के, या चलो इस तरह ले लो, ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के। कैन आई से दैट डब्ल्यू एक्स जेड, डब्ल्यू एक्स जेड इज इक्वल टू वाई जेड एस, वाई जेड एस। अच्छा, ये यहाँ पे लिख के और लिख दो करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। ये तुम्हें रेफरेंस देना पड़ेगा कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो। करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा इसके बाद, अभी देख लो फुल फॉर्म किस तरह लिखता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद बोले टू पेयर ऑफ इक्वल अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल, इक्वल अल्टरनेट एंगल बोल रहे हैं, रब कर देते हैं भाई इस सबको। अल्टरनेट एंगल्स कौन से थे? जेड वाली, जेड प्रॉपर्टी। अब देखना ध्यान से। अच्छा एफ इस तरह भी बन रहा है, ये भी एफ है, तो आप ये कह सकते हो बिल्कुल कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल। एफ इस तरह भी बन रहा है, एफ जो है इस तरह भी बन रहा है। आरियफ शामी रोनस बात समझ, ये भी एफ बन रहा है। तो मल्टीपल एफ्स हैं, जो भी आप एफ इस्तेमाल करके दो बस करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिस्ट कर दो। सेकंड पार्ट पे आते हैं, तो इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स बोल रहा है, मैं पेन का कलर से चेंज कर दिया कि समझ आए। ये जेड बन रहा है, देखो मैं कहा ना जेड जरूरी नहीं है उसी तरह बने, ये जेड बन रहा है, इसका ये एंगल बराबर होगा इस एंगल, दोनों आर्म के एंगल। तो मैं कह सकता हूँ ए डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू, हाँ बोल लो, डब्ल्यू वाई सेड। वेट आना मैं पूरा करके देखता हूँ तुम्हारे, 2 मिनट रुको। ये जेड हो गया, और मैं अगर इस जेड को कंसिडर करूं तो ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के, बी एक्स जेड, बी एक्स जेड बराबर होगा किसके? एक्स जेड वाई। What about ZWC? ZW, वेट अनस तुम पूछो जेड डब्ल्यू और सी, एक्स डब्ल्यू वाई। अच्छा अच्छा एक्स डब्ल्यू वाई, वेट, एक्स डब्ल्यू वाई, लेट मी ट्रेस इट। एक्स कहाँ है भाई, एक्स कहाँ है, एक्स एक्स डब्ल्यू और वाई। हाँ एकदम एफ बोल रहे हो उसके बारे में, कि एफ बनेगा इस तरह, जेड बनेगा। Let me see. मैं बात, तुम ये वाला एंगल बोल रहे हो एक्स डब्ल्यू वाई, ये वाला एंगल इस तरह, अच्छा 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 एक मिनट एक मिनट, एक्स डब्ल्यू वाई सी, हाँ ये भी जेड बनेगा ना, कोई मसला नहीं। मैं बोला ना इट्स मल्टीपल थिंग्स पैरेलल, और एंगल प्रॉपर्टी में मैं शायद अलग तरीके से कर रहा हूँ, आप शायद अलग तरीके से कर रहे हो, दूसरा बच्चा अलग तरीके से कर रहा हो। तो मार्किंग स्कीम में इसका आंसर छोटा सा होता है, बट उसने एक्सप्लेन किया होता है कि या तो वो लिख देता है कि डन बाय एनी प्रॉपर मेथड, उसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है मार्किंग स्कीम में, वो लिख देता है, ठीक है, या फिर लिख देता है एफ पी डब्ल्यू फ्रॉम प्रॉपर वर्किंग, या फिर लिख देता है, ज्यादा कॉमन ये है एन एफ डब्ल्यू डब्ल्यू, बस मार्क स्कीम में आपको यही मिलेगा, वो स्टेप्स करके नहीं दिखाएगा जैसे और क्वेश्चन में दिखाता है। एन एफ डब्ल्यू डब्ल्यू का मतलब है नॉट फ्रॉम रॉन्ग वर्क, आंसर आया प्रॉपर वर्क। तो इसलिए तो आपको लिखना पड़ता है कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी से आपने प्रूव किया है? ऑल्टरनेट एंगल्स। पेन बहुत दफा चेंज हो गए हैं लेकिन चलो खैर है।
ऑल्टरनेट, अच्छा ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी लिखो इस तरह भाई, ऑल्टरनेट एंगल्स बस खत्म। हाँ भाई यहाँ तक क्लियर है, आवाज क्लियर है। शामिल चेक योर नेट, अनस बोल रहा है आवाज क्लियर है। दोबारा ज्वाइन करो, बल्कि दैट्स इट फॉर दिस पार्ट ऑफ क्लास, लेट्स कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट क्लास।